तो आइए इस बेहतरीन लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी। नेक्स्ट लेसन यही है कि अमीर लोग पैसे को इन्वेंट करते हैं। तो अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6, जिसमें हमें सीखने को मिलेगा लेसन नंबर 5। अमीर लोग पैसे को इन्वेंट करते हैं। पिछली रात मैंने लिखना बंद किया और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के जीवन पर आधारित एक टीवी प्रोग्राम देखा। बेल ने टेलीफोन का पेटेंट करवाया था और उनकी नई खोज की बहुत डिमांड थी। क्योंकि उन्हें एक बड़ी कंपनी की जरूरत थी, इसलिए वे उस समय की नामी कंपनी वेस्टर्न यूनियन के पास गए और उनसे कहा कि वे उनके पेटेंट और उनकी छोटी सी कंपनी को खरीद लें। वे पूरे पैकेज के $1 लाख चाहते थे। वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने यह सुनते ही त्योरियां चढ़ा ली और प्रपोजल को यह कहकर ठुकरा दिया कि मांगी जाने वाली कीमत बहुत ज्यादा है। बाकी इतिहास है। $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री का जन्म हुआ और AT&T का जन्म हुआ। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी खत्म होने के बाद शाम की न्यूज आ रही थी। न्यूज में एक लोकल कंपनी के स्टाफ में कटौती के बारे में खबर थी। एम्प्लॉय नाराज थे और शिकायत कर रहे थे कि कंपनी के मालिक ज्यादती कर रहे हैं। फैक्ट्री के सामने एक 45 साल का जॉब से निकाला गया मैनेजर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खड़ा था और सिक्योरिटी गार्ड से अंदर जाने की इजाजत मांग रहा था ताकि वो मालिकों से ये विनती कर सके कि उसे जॉब से न निकाला जाए। उसने हाल ही में एक मकान खरीदा था और उसे डर था कि उसे मकान बेचना पड़ेगा। सारे कैमरामैन उसे ही फोकस कर रहे थे और पूरी दुनिया इसे देख रही थी। ये कहने की जरूरत नहीं है कि इसने मेरा ध्यान खींच लिया। मैं 1984 से यानी कि 1984 से प्रोफेशनल टीचर की तरह भी काम कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है तो मैंने सभी में एक बात देखी जिसमें मैं भी शामिल हूँ। हम में बहुत ज्यादा पोटेंशियल होती है और हमें नेचर ने बहुत से गिफ्ट दिए होते हैं, पर जो चीज हम सभी को पीछे धकेलती है वो है खुद के बारे में डाउट। टेक्निकल जानकारी की कमी के कारण हम पीछे नहीं रहते, बल्कि कॉन्फिडेंस की कमी के कारण हम पीछे रहते हैं। कई लोगों पर इसका असर ज्यादा होता है। एक बार हम स्कूल छोड़ देते हैं तो सभी जानते हैं कि कॉलेज की डिग्री होने या अच्छे नंबर आने का कोई खास महत्व नहीं होता। एकेडमिक माहौल के बाहर असली जिंदगी में अच्छे नंबरों से ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है। इस इंपॉर्टेंट चीज को गट्स, बहादुरी, चालाकी, हिम्मत, निरंतरता यानी कि कंसिस्टेंसी, टैलेंट, रिस्क लेने की एबिलिटी वगैरह के नाम से पुकारा जाता है। ये एलिमेंट चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, कुल मिलाकर हमारे भविष्य पर स्कूल के नंबरों से ज्यादा असर डालता है। हम सभी के अंदर एक बहादुर, टैलेंटेड और रिस्क लेने वाला कैरेक्टर मौजूद होता है, पर हम सभी के अंदर कैरेक्टर का एक दूसरा पहलू भी होता है जो अपने घुटने टेक कर जरूरत पड़ने पर भीख भी मांग सकता है। जब मैं वियतनाम में एज ए हेलीकॉप्टर का पायलट था, तब वहां पर 1 साल रहने के बाद मुझे अपने अंदर छुपे इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में गहरी जानकारी मिली। दोनों में से किसी को भी बुरा नहीं कहा जा सकता, पर एक टीचर के रूप में मैंने ये जाना कि आदमी के टैलेंट के सबसे बड़े दुश्मन उसका बहुत ज्यादा डर और खुद की काबिलियत पर डाउट करना है। ये देखकर मुझे दुख होता था कि कई स्टूडेंट जवाब जानते थे पर उनमें जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। असली जिंदगी में स्मार्ट लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बहादुर लोग आगे बढ़ जाते हैं। मेरे अनुभव के आधार से आपके फाइनेंशियल जीनियस के लिए टेक्निकल नॉलेज भी जरूरी है और हिम्मत भी। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है तो आपका टैलेंट दब जाता है। मेरी क्लास में मैं स्टूडेंट्स को बहुत एनकरेज करता हूँ कि वे रिस्क लेना सीखें, बहादुर बने और अपने टैलेंट के द्वारा अपने डर को ताकत और बुद्धिमानी में बदल लें। कुछ लोगों के लिए ये प्रिंसिपल काम करता है, जबकि कईयों को ये डरावना लगता है। मैंने ये भी जाना है कि ज्यादातर लोग पैसे के बारे में बहुत सेफ गेम खेलना पसंद करते हैं। मैंने ऐसे सवाल भी सुने हैं कि रिस्क क्यों लिए जाए, अपने फाइनेंशियल IQ को डेवलप करने का झंझट क्यों उठाया जाए, मैं पैसे की समझ क्यों डेवलप करूं। और मैं जवाब देता हूं सिर्फ इसलिए ताकि आपके पास ज्यादा ऑप्शन हो। हमारे आगे बहुत बड़े बदलाव खड़े हुए हैं। जिस तरह मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में यंग इन्वेंटर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी बताई थी, आगे आने वाले सालों में उनकी ही तरह कई और लोग होंगे। बिल गेट्स की तरह सैकड़ों लोग होंगे और दुनिया भर में हर साल माइक्रोसॉफ्ट जैसी बहुत सी सक्सेसफुल कंपनियां बनेगी और दिवालियापन, कंपनी बंद होने, स्टाफ निकालने जैसी बहुत सी घटनाएं भी होंगी। तो सवाल यह है कि आपको फाइनेंशियल IQ डेवलप करने के झंझट में क्यों पड़ना चाहिए। इसका जवाब कोई और नहीं दे सकता, आप खुद दे सकते हैं। पर मैं आपको बता सकता हूं कि मैं ऐसा क्यों करता हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि आज का युग सबसे ज्यादा एक्साइटिंग टाइम है। मैं चाहता हूं कि मैं बदलाव से डरने के बजाय उसका स्वागत कर सकूं। मैं चाहता हूं कि मैं लाखों करोड़ों बनाने के बारे में एक्साइटेड रहूं, न कि सिर्फ अपनी सैलरी बढ़ने के बारे में। आज का युग सबसे ज्यादा एक्साइटिंग समय है जो दुनिया के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया है। कई पीढ़ियों के बाद लोग इस युग को याद करते हुए ये कहेंगे कि ये कितना ज्यादा दिलचस्प रहा होगा। इसे पुराने की मौत और नए के जन्म का युग कहा जाएगा। इस युग में बहुत उथल पुथल थी और एडवेंचर भी था। तो अपने फाइनेंशियल IQ को डेवलप करने का झंझट क्यों उठाया जाए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ज्यादा अमीर हो जाएंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे आने वाला समय आपके लिए डरावना होगा। उस समय आप बहादुरी से आगे बढ़ने वाले लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखेंगे और पुराने प्रिंसिपल से झगड़े रहने वाले लोगों को फेल होते हुए देखेंगे। 300 साल पहले जमीन ही प्रॉपर्टी एसेट हुआ करती थी, इसलिए जिस आदमी के पास जमीन थी उसके पास बहुत पैसा था। फिर फैक्ट्रियां आई, प्रोडक्शन शुरू हुआ और अमेरिका ने अपना दबदबा बना लिया। इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पैसा और एसेट्स आने लगे। आज इंफॉर्मेशन का युग है, इसलिए जिस आदमी के पास जितनी ज्यादा और जल्दी इंफॉर्मेशन आ जाती है वो अमीर हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि इंफॉर्मेशन दुनिया भर में लाइट की स्पीड से उड़ रही है। इस नए एसेट को सीमाओं और दायरों में नहीं बांधा जा सकता, जिस तरह जमीन या फैक्ट्रियों को बांधा जा सकता था। अब बदलाव ज्यादा तेज और बड़े होंगे।
नए करोड़पतियों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। ऐसे भी लोग होंगे जो पीछे छूट जाएंगे। आज मैं इतने सारे लोगों को स्ट्रगल करते देखता हूँ और ज्यादा कड़ी मेहनत करते हुए देखता हूँ। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वे पुराने विचारों को कसकर पकड़े रहते हैं। वे चाहते हैं कि चीजें उनके हिसाब से हों। वे बदलाव का विरोध करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी जॉब छूट गई है, घर बिक गया है, और वे इसके लिए टेक्नोलॉजी या इकोनॉमी या अपने बॉस को दोष देते हैं। दुर्भाग्य से उन्हें यह महसूस ही नहीं होता कि वे भी प्रॉब्लम का कारण हो सकते हैं, पर विचार उनके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे ये जान ही नहीं पाते कि जो विचार पुराने जमाने में एसेट था, आज इसलिए नहीं है क्योंकि जमाना आगे बढ़ चुका है। मैंने एक गेम बनाया है जिसका नाम है कैश फ्लो। एक दिन इस गेम की मदद से लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन दे रहा था। मेरा एक दोस्त किसी को अपने साथ लेकर आया ताकि वो भी सीख सके। मेरा दोस्त जिसे लेकर के आया था उसका हाल ही में तलाक हुआ था। तलाक के मुकदमे से उसे बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ था और वो अभी कुछ जवाब ढूंढ रही थी। उसके दोस्त को लगा कि शायद इस गेम से उसे कुछ सीखने मिलेगा। इस गेम को इस तरह से बनाया गया है ताकि लोग ये सीख सकें कि पैसा किस तरह काम करता है। खेलने के दौरान वे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के आपसी रिलेशन के बारे में सीखते हैं। वे सीखते हैं कि किस तरह दोनों के बीच कैश का फ्लो होता है और किस तरह हमें अपने एसेट बढ़ाने पड़ते हैं ताकि हर महीने हमें ज्यादा कैश मिलता रहे। एक बार आप इसे हासिल कर लेते हैं तो आप रैट रेस से बाहर निकल जाते हैं और फास्ट ट्रैक पर चल पड़ते हैं। जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग इस गेम से नफरत करते हैं, कुछ इसे पसंद करते हैं और कुछ इसका मतलब ही नहीं समझ पाते। इस लेडी ने कुछ सीखने का सुनहरा मौका खो दिया। इस गेम को बेसिकली इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि हम रियल लाइफ के डिसीजन को देख सकें कि वो कैसे हमारी जिंदगी को इफेक्ट करते हैं। तो हुआ ये कि इस लेडी को इस गेम के पहले राउंड में एक डू डैड मिला, यानी कार्ड में एक नाव निकली। अब डू डैड का मतलब है कि कोई ऐसी चीज जो एक लायबिलिटी है। जैसे कि इस लेडी के केस में इसे गेम में एक बोट मिली, तो ये इसकी लायबिलिटी थी, न कि कोई एसेट। अब इससे पहले तो वो खुश हुई, अरे वाह मेरे पास तो एक नाव है। फिर जब उसके दोस्त ने बताया कि किस तरह ये बोट उसके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पर काम करती है, तो वो नाराज हो गई क्योंकि उसे मैथ्स जरा भी पसंद नहीं था। जब उसका दोस्त इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और मंथली कैश फ्लो के बारे में उसे समझाता रहा तो बाकी के प्लेयर शांति से इंतजार करते रहे। अचानक जब उसने ये जान लिया कि नंबर और फिगर किस तरह काम करते हैं, तो उसे ये जानकर झटका लगा कि उसकी नाव उसे जिंदा खा रही है। बाद में गेम में उसे और डू डैड्स मिले। उसने गेम में कोई एसेट नहीं बनाया, जिसकी वजह से वो ये गेम हार गई। क्लास के बाद उसका दोस्त आया और उसने मुझे बताया कि वो बहुत बेचैन है। वो क्लास में इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखने के लिए आई थी और उसे ये बहुत मूर्खतापूर्ण लग रहा था कि इतने बेकार के गेम को खेलने में इतना ज्यादा समय बर्बाद किया जाए। उसके दोस्त ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो अपने अंदर झांक कर देखे कि क्या ये गेम उसके किसी अंदरूनी पहलू को उजागर कर रहा था। इस सुझाव पर उस औरत ने अपना पैसा वापस मांग लिया। उसने कहा कि यह विचार मूर्खतापूर्ण है कि कोई गेम किसी के अंदरूनी पहलू को उजागर करता है। उसका पैसा तुरंत वापस कर दिया गया और वो वापस चली गई। मैं 1984 से करोड़ों कमा रहा हूँ, और सिर्फ इसलिए क्योंकि स्कूल सिस्टम वो नहीं सिखाता जो मैं सिखा रहा हूँ। स्कूल में ज्यादातर टीचर भाषण देते हैं। अपने स्टूडेंट लाइफ में मुझे भाषणों से चिढ़ थी। मुझे बहुत जल्दी बोरियत हो जाती थी और मेरा दिमाग इधर उधर भटकने लगता था। 1984 में मैंने खेल खेल में एजुकेशन देना शुरू किया। मैंने बड़े स्टूडेंट्स को एनकरेज किया कि वे इस गेम को नॉलेज बढ़ाने के पहलू से देखें कि वे क्या जानते हैं और उन्हें क्या सीखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस गेम से आदमी के व्यवहार पर भी रोशनी पड़ती है। ये एक इंस्टेंट फीडबैक सिस्टम भी है। टीचर लेक्चर दे, इसके बजाय गेम एक पर्सनल लेक्चर बन जाता है जो आपके लिए ही बनाया गया है। उस लेडी के दोस्त ने बाद में मुझे पूरी बात बताने के लिए फोन किया। उसने कहा कि उसकी दोस्त अब शांत है और शांत होने के बाद उसने गेम और अपने जीवन के बीच में कुछ आपसी कनेक्शन भी महसूस किए हैं। हालांकि उसके और उसके पति के पास असली जिंदगी में नाव नहीं थी, पर उनके पास बाकी सब चीजें थीं। वो अपने तलाक के बाद बहुत नाराज थी। उसका पति एक कम उम्र की औरत के साथ भाग गया था और 20 साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद उनके पास दौलत के नाम पर बहुत कम सामान था। उनके बीच बांटने के लिए लगभग कुछ भी नहीं था। 20 साल की उनकी शादीशुदा जिंदगी में उन्होंने मजे तो बहुत किए, लेकिन सिर्फ लायबिलिटीज को लेकर और कोई एसेट नहीं बनाया। उसने ये महसूस किया कि फिगर्स पर उसका गुस्सा इनकम स्टेट और बैलेंस शीट पर इसलिए था क्योंकि वो उन्हें समझ नहीं पा रही थी। उसका ये मानना था कि पैसे का हिसाब किताब रखना आदमियों का काम है। वो घर संभालती थी और उसका पति पैसों को संभालता था। उसे अब ये पक्का भरोसा हो चुका था कि उनकी शादी के आखिरी 5 सालों में उसके पति ने उससे पैसे छुपाए थे। वो इस बात पर खुद से नाराज थी कि उसे ये पता ही नहीं चला कि पैसा कहाँ गया है, और ये भी पता नहीं चला कि उसका किसी दूसरी औरत के साथ रिश्ता बन चुका है। बोर्ड गेम की ही तरह दुनिया भी इंस्टेंट फीडबैक देती है। अगर हम ज्यादा ध्यान दें तो हम ज्यादा सीख सकते हैं। कुछ समय पहले की बात है, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि धोबी ने मेरी पैंट को सिकोड़ दिया है। मेरी पत्नी धीमे से मुस्कुराई और उसने मेरे पेट में उंगली गड़ाते हुए बताया कि पैंट नहीं सिकुड़ा है, बल्कि कोई और चीज फैल गई है। मैं कैश फ्लो नाम का ये गेम हर प्लेयर्स को पर्सनल फीडबैक देने के हिसाब से तैयार किया गया है। इसका गोल आपको ऑप्शन देना है। अगर गेम में आपको नाव वाला कार्ड मिलता है तो ये आपको कर्ज में डाल देता है। तो सवाल ये उठता है कि अब आप क्या कर सकते हैं। आपके पास कितने फाइनेंशियल ऑप्शन मौजूद हैं। यही गेम का गोल है, प्लेयर्स को सोचना सिखाना ताकि वे नए और बहुत से फाइनेंशियल ऑप्शन बना सकें। मैंने 1000 से ज्यादा लोगों को यह गेम खेलते देखा है। वे लोग जो इस गेम की रैट रेस से सबसे जल्दी निकल जाते हैं, उन्हें नंबर्स की समझ होती है और उनके पास क्रिएटिव फाइनेंशियल दिमाग होता है। वे बहुत से फाइनेंशियल ऑप्शन को देख सकते हैं। जिन लोगों को सबसे ज्यादा समय लगता है वे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नंबर्स की समझ नहीं होती और जिन्हें प्रायः इन्वेस्टमेंट की ताकत का एहसास नहीं होता। अमीर लोग प्रायः क्रिएटिव होते हैं और सोच समझ कर रिस्क उठाते हैं।
कैश फ्लो खेलने वाले कई ऐसे भी लोग होते हैं जो इस गेम में बहुत सा पैसा तो कमा लेते हैं, पर उन्हें यह पता नहीं होता कि वे इस पैसे का क्या करें। उनमें से ज्यादातर असली जिंदगी में भी फाइनेंशियल रूप से सक्सेसफुल नहीं होते। हर कोई उनसे आगे निकल जाता है, इस फैक्ट के बावजूद कि उनके पास पैसा होता है, और यही असली जिंदगी में भी होता है। अपने ऑप्शन को सीमित कर लेना पुराने विचारों से चिपके रहने की तरह ही है। हाई स्कूल के समय का मेरा एक दोस्त अभी 3 जॉब कर रहा है। 20 साल पहले वो मेरे सभी क्लास के साथियों में सबसे अमीर हुआ करता था। जब लोकल शुगर प्लांट बंद हुआ तो वो जिस कंपनी के लिए काम करता था वो भी बंद हो गई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ऑप्शन था, और वो पुराना ऑप्शन था, कड़ी मेहनत करो। प्रॉब्लम ये थी कि उसे कोई बराबरी की जॉब नहीं मिल पाई। एक पुरानी कंपनी में उसे एक सीनियर की जॉब जरूर मिली थी। इसका नतीजा यह हुआ कि वो अभी जो काम कर रहा है वो उसकी योग्यता के बहुत नीचे के काम है, और इसलिए उसकी सैलरी कम है। उसे जिंदा रहने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना कमाने के लिए उसे 3 जॉब करनी पड़ रही है। मैंने कैश फ्लो खेलने वाले लोगों को यह शिकायत करते सुना है कि सही मौका देने वाले कार्ड उनके पास नहीं आ रहे हैं, इसलिए वे जहां के तहां बैठे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो असल जिंदगी में भी ऐसा ही करते हैं। वे बैठकर सही मौके के आने का इंतजार करते हैं। मैंने लोगों को सही मौके वाले कार्ड का इंतजार करते देखा है, और फिर उनके पास जरूरत के जितना पैसा नहीं होता। फिर वे ये शिकायत करते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा होता तो वे रैट रेस से बाहर निकल सकते थे, इसलिए वे वहीं बैठे रहते हैं। मैं असल जिंदगी में भी ऐसे लोगों को जानता हूं जो यही करते हैं। वे गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखते हैं पर उनके पास पैसा नहीं होता, और मैं देखता हूं कि गेम में लोगों को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला कार्ड मिलता है। वो उसे जोर से पढ़ते हैं और उन्हें ये पता ही नहीं होता कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उनके पास पैसा भी होता है, समय भी सही होता है, कार्ड भी होता है, पर वे अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पाते। वे ये देखने में फेल हो जाते हैं कि रैट रेस से बच निकलने के लिए ये किस तरह उनकी फाइनेंशियल प्लान में फिट होता है। और मेरी राय में इस तरह के लोग दूसरे सभी तरह के लोगों से ज्यादा संख्या में होते हैं। ज्यादातर लोगों को जिंदगी में एक बार मिलने वाला सुनहरा मौका उनके सामने पड़ा हुआ मिलता है, पर वे उसे देख नहीं पाते। 1 साल बाद उन्हें इसका पता चलता है, जब बाकी सभी लोग अमीर बन जाते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है ज्यादा ऑप्शन होना। सवाल यह है कि अगर मौके आपके सामने नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर कोई मौका आपकी गोद में आ रहा है और आपके पास पैसा नहीं है, और बैंक वाले आपको उधार नहीं दे रहे हैं, तो आप उस मौके से कैसे फायदा उठा सकते हैं। अगर आपका अनुमान गलत है और अगर आप जिसकी उम्मीद करते हैं वो नहीं होता है, तो आप किस तरह से एक बुरी कंडीशन में भी मौका ढूंढ के उसे लाखों में बदल सकते हैं। यही फाइनेंशियल बुद्धि है। क्या होता है इससे हमारा ज्यादा मतलब नहीं है, बल्कि आप एक बुरी कंडीशन को लाखों में बदलने के लिए कितने अलग अलग तरह के फाइनेंशियल सॉल्यूशन खोज सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी पैसे की प्रॉब्लम को सुलझाने में कितने क्रिएटिव हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ एक सॉल्यूशन जानते हैं, कड़ी मेहनत करो, बचत करो और उधार लो। तो आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस क्यों बढ़ानी चाहिए? क्योंकि आप उस तरह के इंसान होना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाता है। आप जो होता है होने देते हैं और उसे बेहतर में बदलने की एबिलिटी रखते हैं। बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि किस्मत भी हम ही बनाते हैं, जिस तरह की पैसा बनाया जाता है। अगर आप ज्यादा किस्मत वाले होना चाहते हैं और ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करने के अलावा आपकी फाइनेंशियल बुद्धि इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस तरह के आदमी हैं जो सही चीज होने का इंतजार करता है, तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक का इंतजार करना पड़ेगा। ये तो उसी तरह की बात हो गई कि आप गैरेज से गाड़ी निकालने के पहले ये पक्का करना चाहते हैं कि अगले 5 मील तक की सभी स्ट्रीट लाइट्स ग्रीन हो। जब हम छोटे थे तो अमीर डैडी माइक और मुझे ये लगातार बताते थे, पैसा असली चीज नहीं है। अमीर डैडी हमें बार बार ये याद दिलाया करते थे कि जब हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस से सिक्के ढाले थे तो हम पैसे के सीक्रेट के सबसे करीब आ गए थे, क्योंकि हम पैसा बना रहे थे। गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसा बनाते हैं। आप पैसे को जितना असली समझेंगे आप उसके लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत से काम करेंगे। अगर आप इस विचार को मन में उतार लें कि पैसा असली चीज नहीं है, तो आप तेजी से अमीर बन सकते हैं। अगर पैसा असली चीज नहीं है तो फिर ये क्या है? माइक और मैं उनसे ये सवाल पूछते थे। पैसा वो है जिसके बारे में हम सहमत हो जाएं। अमीर डैडी इतना ही जवाब देते थे, हमारे पास जो इकलौती सबसे शक्तिशाली पूंजी या असेट है वो है हमारा दिमाग। अगर इसे अच्छी तरह से ट्रेन कर दिया जाए तो ये एक पल में ढेर सारी दौलत बना सकता है। इतनी दौलत जो 300 साल पहले के राजाओं और रानियों ने सपने में भी नहीं देखी होगी। एक अनट्रेन्ड इंसान बहुत ज्यादा गरीबी भी बना सकता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के कारण कई पीढ़ियों तक बनी रह सकती है। इन्फॉर्मेशन के इस युग में पैसा मिनटों में बन जाता है। कुछ लोग तो जीरो से शुरू करके इतने ज्यादा अमीर हो जाते हैं कि कल्पना करना भी मुश्किल है, और इसके लिए वे सिर्फ कुछ आइडिया और कॉन्ट्रैक्ट का सहारा लेते हैं। आपको ये बात वे लोग आसानी से बता सकते हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या दूसरे इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वहां ऐसा अक्सर होता रहता है। कुछ नहीं से तुरंत करोड़ों बनाए जा सकते हैं, और कुछ नहीं से मेरा मतलब है कि बिना पैसे के लेन देन के। तो अपने फाइनेंशियल टैलेंट को क्यों डेवलप करें, इसका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि मैं इसे क्यों डेवलप कर रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं तेजी से पैसा कमाना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे इसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूं। ये सीखने की एक दिलचस्प प्रोसेस है। मैं अपना फाइनेंशियल आईक्यू इसलिए डेवलप करता हूं क्योंकि मैं दुनिया के सबसे तेज और सबसे बड़े गेम में हिस्सा लेना चाहता हूं, और अपने छोटे तरीके से मैं मानवता के विकास का हिस्सा होना चाहता हूं। एक ऐसे युग का जहां इंसान पूरी तरह से सिर्फ अपने दिमाग से काम करते हैं, शरीर से नहीं। इसके अलावा यहाँ ज्यादा एडवेंचर है, यहाँ पैसा है, यहाँ डर है, यहाँ मजा है। इसलिए मैं अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करता हूँ और अपने सबसे पावरफुल एसेट को डेवलप करता हूँ।
मैं बहादुरी से आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ होना चाहता हूँ। मैं पीछे रह जाने वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। मैं पैसा बनाने का एक आसान सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। 1990 के दशक की शुरुआत में फिनिक्स की इकोनॉमी बहुत बुरी थी। मैं गुड मॉर्निंग अमेरिका टीवी सीरियल देख रहा था जब एक फाइनेंशियल प्लानर आया और उसने निराश करने वाली भविष्यवाणियां करना शुरू कर दिया। उसकी सलाह थी पैसे बचाओ, हर महीने $100 बचाएं और 40 सालों में आप भी करोड़पति बन सकते हैं। खैर, हर महीने एक फिक्स अमाउंट बचाना भी एक अच्छा विचार है। ये एक ऑप्शन है और एक ऐसा ऑप्शन जिसे बहुत से लोग मान लेंगे। प्रॉब्लम यह है कि ऐसा करने से आदमी ये नहीं जान पाता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वो अपने पैसे में ज्यादा इंपॉर्टेंट बढ़ोतरी के मौकों का बड़ा फायदा नहीं उठा पाता। दुनिया उसके पास से गुजरकर आगे बढ़ जाती है। जैसा मैंने कहा, इकोनॉमी उस समय बहुत बुरे हाल में थी। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक आइडियल मार्केट कंडीशन थी। मेरा काफी पैसा उस समय स्टॉक मार्केट और अपार्टमेंट हाउसेस में फंसा हुआ था। मेरे पास कैश में पैसा नहीं था क्योंकि हर कोई बेच रहा था, इसलिए मैं खरीद रहा था। मैं पैसे बचा नहीं रहा था, मैं इन्वेस्ट कर रहा था। मेरी पत्नी और मेरे पास $10 लाख से ज्यादा कैश थे जो तेजी से बढ़ते हुए मार्केट में काम कर रहे थे। इन्वेस्टमेंट करने के लिए यह सबसे बढ़िया मौका था। इकोनॉमी की हालत डराने वाली थी। मैं बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के बारे में तो नहीं बता सकता, पर कई बड़ी बातें जरूर बताना चाहूंगा। वे घर जिनकी कीमत कभी 1 करोड़ रुपए होती थी, वो 75 लाख रुपए के हो गए थे। पर लोकल रियल एस्टेट ऑफिस में खरीदारी करने के बजाय मैंने दिवालिया वकील के ऑफिस या अदालत की सीढ़ियों पर खरीदारी करना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पर हमें वो डील्स मिल जाती हैं जो कहीं नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने घर लोन पर लिया था और अब वो उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो बैंक सस्ते दाम पर वो घर बेचता है। और मैं इसी तरीके के घर खरीदना चाहता था। इन जगहों पर 75 लाख रुपए का घर 20 लाख रुपए या ऐसे भी कम में खरीदा जा सकता था। मैंने अपने दोस्त से 2 लाख रुपए का लोन लिया। 90 दिनों के इस लोन पर इंटरेस्ट 2000 रुपए था। मैंने वकील को कैशियर का चेक दिया। जब कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस चल रहा था तब मैंने न्यूज़पेपर में एक ऐड दिया कि 75 लाख रुपए का घर सिर्फ 60 लाख रुपए में सेल पर है और किसी डाउन पेमेंट की जरूरत नहीं है। मेरा फोन धड़ाधड़ बजने लगा। पोटेंशियल बायर्स को छांटा गया और एक बार जब मकान कानूनी रूप से मेरे नाम हो गया तो सभी पोटेंशियल बायर्स को घर देखने की इजाजत दे दी गई। वो घर कुछ ही मिनटों में बिक गया। मैंने 25,000 रुपए की प्रोसेसिंग फी मांगी जो उन्होंने खुशी खुशी दे दी और इसके बाद कानूनी नाम बदलने का प्रोसेस शुरू हो गया। मैंने अपने दोस्त के 2 लाख के कर्ज में 2000 रुपए इंटरेस्ट मिलाकर उसे दे दिए। वो खुश था, घर खरीदने वाला खुश था, वकील भी खुश था और मैं भी खुश था। मैंने 20 लाख रुपए में खरीदे गए घर को 60 लाख रुपए में बेच दिया। मेरे पास खरीदार का शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट था जिसने मेरे एसेट वाले कॉलम में 40 लाख रुपए जमा कर दिए थे। इस पूरे प्रोसेस में कुल 5 घंटे लगे थे। तो अब जबकि आप में पैसे की समझ आ चुकी है और आप नंबर्स को पढ़ सकते हैं, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह पैसे को इन्वेंट करके और पैसे बनाते हैं। मंदी के बाजार में अपने खाली समय में मैंने और मेरी पत्नी ने इस तरह के 6 डील निपटाए, जबकि हमारा ज्यादातर पैसा बड़ी प्रॉपर्टीज और स्टॉक मार्केट में फंसा हुआ था। हम खरीदने और बेचने के सौदों में अपने एसेट वाले कॉलम में 2 करोड़ रुपए बनाने में कामयाब हो गए थे और इस तरह साल की एस्टिमेटेड इनकम 19 लाख हो गई थी और इसका ज्यादातर हिस्सा हमारे प्राइवेट कॉर्पोरेशन द्वारा सुरक्षित था। हर साल मिलने वाले इस 19 लाख रुपए का बड़ा हिस्सा हमारी कंपनी की कार, पेट्रोल, ट्रिप्स, इंश्योरेंस, क्लाइंट्स के साथ डिनर वगैरह चीजों पर खर्चा हो सकता था। जब तक गवर्नमेंट को उस इनकम पर टैक्स लगाने का मौका मिलता तब तक ये कानूनी रूप से खर्च हो चुका था। इसमें से कौन सी सलाह आपको ज्यादा मुश्किल लगती है? 1, कड़ी मेहनत करो, 50% की रेट से टैक्स चुकाओ और फिर जो रकम बचती है उसमें से सेव करो। आपकी सेविंग पर आपको 5% इंटरेस्ट मिलता है जिस पर एक बार फिर टैक्स लगता है। या फिर ऑप्शन 2, पैसे की समझ डेवलप करने का समय निकालो, अपने दिमाग और एसेट वाले कॉलम की ताकत का इस्तेमाल करो। अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों चुपचाप अपना सिर हिलाता हूं जब मैं लोगों को ये कहते सुनता हूं, मेरा बच्चा स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर रहा है और उसे अच्छी एजुकेशन मिल रही है। वो अच्छी हो सकती है पर क्या वो काफी है? मैं जानता हूं कि ऊपर बताई गई इन्वेस्टमेंट टेक्निक एक छोटी सी टेक्निक है। इसे ये बताने के लिए लिखा गया है कि किस तरह एक छोटी सी रकम बड़ी रकम में बदल सकती है। एक बार फिर मेरी सक्सेस ये बताती है कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एजुकेशन से शुरू होता है। मैंने इसे पहले कहा है और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं एक बार इसे फिर दोहराना चाहता हूँ। फाइनेंशियल बुद्धि यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस 4 मेन टेक्निकल स्किल से मिलकर बनती है। 1, फाइनेंशियल लिटरेसी यानी नंबर्स को पढ़ने की एबिलिटी। 2, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी यानी पैसे द्वारा पैसे बनाने का साइंस। 3, मार्केट की डिमांड और सप्लाई। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने मार्केट को वो दिया जो इसे चाहिए था। यही बिल गेट्स ने भी किया। ये मौका भी मार्केट ने दिया था कि 20 लाख रुपए में कोई मकान खरीदकर उसे 60 लाख रुपए में बेच दिया जाए, जबकि उसकी असली कीमत 75 लाख रुपए थी। कोई खरीद रहा था, कोई बेच रहा था। और चौथी स्किल हमें चाहिए कानून की यानी कि लॉ की। अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉ और पॉलिसी के बारे में अवेयरनेस। मैं रूल्स के अंदर रहकर खेलने की सलाह देता हूँ। अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप में ये बेसिक फाउंडेशन होनी चाहिए या इन स्किल्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। चाहे आप छोटे घर, बड़े अपार्टमेंट, कंपनियां, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, प्रेशियस मेटल, बेसबॉल कार्ड खरीद कर करें या फिर इसी किस्म का कोई दूसरा काम करें। 1996 तक रियल एस्टेट मार्केट सुर्खियों में था और हर कोई इसमें जा रहा था। स्टॉक मार्केट भी बूम हो रहा था और हर कोई उसमें भी जा रहा था। लेकिन मैं इससे बाहर निकलने का सोच रहा था क्योंकि मार्केट में अब इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। मैं सिर्फ आपको इतनी सी बात बताना चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट आते जाते रहते हैं, मार्केट घटता बढ़ता रहता है, इकोनॉमी सुधरती बिगड़ती रहती है,
दुनिया आपको हर दिन जिंदगी के अनूठे मौके देती रहती है। आपकी जिंदगी के हर दिन पर अक्सर हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, लेकिन वे होते हैं। और दुनिया और टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा बदलती है, आपके और आपके परिवार के लिए परमानेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए उतने ही ज्यादा मौके होते हैं। तो अपनी फाइनेंशियल बुद्धि को डेवलप करने का झंझट क्यों उठाया जाए? एक बार मैं फिर यही कहूंगा कि इसका जवाब आप दे सकते हैं। मैं जानता हूं कि मैं क्यों इसे सीखता और डेवलप करता हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि बदलाव हो रहे हैं और होने वाले हैं। मैं बदलावों का स्वागत करना चाहता हूं और अतीत से चिपके नहीं रहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मार्केट में उतार चढ़ाव आएगा। मैं लगातार अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करना चाहता हूं क्योंकि मार्केट में हर बदलाव पर कुछ लोग अपनी जॉब के लिए घुटने टेक कर भीख मांगेंगे। इसी समय कई दूसरे लोग जिंदगी द्वारा दिए गए प्रॉब्लम्स को लेकर उन्हें करोड़ों में बदल लेंगे। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें कभी कभार जिंदगी प्रॉब्लम्स दे देती है, और इन प्रॉब्लम्स को अच्छी अपॉर्चुनिटी में बदलना ही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरह से करोड़ों में बदल देता हूँ। व्यक्तिगत तौर पर मैं पर्सनल इन्वेस्टमेंट के कई और एग्जाम्पल देने में झिझकता हूँ। मैं इसलिए झिझकता हूँ क्योंकि मुझे डर है कि मुझे बड़बोला या फिर अपनी शेखी बघारने वाला कहा जाएगा। ये मेरा इरादा नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए एग्जाम्पल देता हूँ ताकि उसके नंबर और टाइमिंग से सच्ची और आसान घटनाओं को बताया जा सके। मैं एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ ताकि आपको ये बता सकूं कि यह आसान है, ये ज्यादा आसान है अगर आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के 4 पिलर्स के बारे में जानते हैं। मैं फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए 2 मेन टूल्स का इस्तेमाल करता हूँ, रियल एस्टेट और छोटे स्टॉक्स। मैं रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टीज को अपनी फाउंडेशन की तरह इस्तेमाल करता हूँ। हर दिन मेरी प्रॉपर्टीज कैश फ्लो जनरेट करती हैं और उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। छोटे कैपिटल के स्टॉक्स को तेज ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं अपने द्वारा दी गई हर चीज करने की सलाह नहीं देता। एग्जाम्पल सिर्फ एग्जाम्पल ही है। अगर अपॉर्चुनिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है और मैं इन्वेस्टमेंट को नहीं समझ पाता हूं तो मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूं। पैसे के बारे में फैसला लेने में हमें सिर्फ सिंपल मैथ्स और कॉमन सेंस की जरूरत होती है। एग्जाम्पल का इस्तेमाल नीचे बताए 5 कारणों से किया जाता है। 1, लोगों को ज्यादा सीखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। 2, लोगों को यह बताने के लिए कि अगर फाउंडेशन मजबूत है तो पैसे का महल बनाना आसान है। 3, ये बताने के लिए कि कोई भी ढेर सारा पैसा बना सकता है। 4, ये दिखाने के लिए कि आपके गोल्स को हासिल करने के करोड़ों तरीके हैं। और 5, ये बताने के लिए कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। 1989 में मैं ओरेगॉन के पोर्टलैंड में एक खूबसूरत जगह पर जॉगिंग किया करता था। ये एक टाउन था जहाँ छोटे छोटे घर बने हुए थे। वे छोटे और सुंदर थे। हर कहीं मुझे बिकाऊ है यानी फॉर सेल के बोर्ड दिखते थे। टिम्बर मार्केट का बुरा हाल था। स्टॉक मार्केट में क्रैश हुआ था और इकोनॉमी में मंदी थी। एक सड़क पर मैंने एक फॉर सेल का बोर्ड देखा जो वहाँ काफी लंबे समय से लगा हुआ था। वो पुराना लग रहा था। एक दिन इसके पास से जॉगिंग करते समय मेरी मुलाकात इसके मालिक से हो गई जो परेशान दिख रहा था। मैंने पूछा, आपने अपने घर की कीमत क्या लगाई है? मालिक घूमा और कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, आप कीमत लगा लें, ये 1 साल से ज्यादा समय से फॉर सेल के लिए है और अब तक इसे कोई देखने तक नहीं आया। मैं इसे देखूंगा, मैंने कहा, और आधे घंटे बाद मैंने इसे 20 लाख रुपए में खरीद लिया, जो उसके द्वारा मांगी गई कीमत से कम थी। मैंने इन 20 लाख में से 5 लाख खुद के दिए और 15 लाख रुपए का लोन लिया। ये 2 बेडरूम का छोटा सा सुंदर सा घर था जिसकी खिड़कियों पर जिंजर ब्रेड का ट्रिम बना हुआ था। ये 1930 में बना था और इसका रंग हल्का नीला था। अंदर एक सुंदर चट्टानी अंगीठी थी और 2 छोटे छोटे बेडरूम थे। ये रेंट पर देने के लिए एक परफेक्ट घर था। इस घर की कीमत कम से कम 45 लाख होगी, जो कि मैंने 20 लाख रुपए में खरीदा था। मैंने मालिक को 45 लाख रुपए के घर के लिए 5 लाख रुपए कैश दिए और 15 लाख बैंक से लोन लेकर के दिया। लेकिन इस घर की नॉर्मल समय में कीमत कम से कम 65 लाख होगी। अभी मार्केट डाउन होने की वजह से कोई खरीद नहीं रहा था। मालिक ने 1 हफ्ते में इसे खाली कर दिया और वो इससे पीछा छुड़ाकर खुश हुआ। मेरा पहला किराएदार वहां आ गया जो कि एक लोकल कॉलेज में प्रोफेसर था। लोन की इंस्टॉलमेंट, खर्च और मैनेजमेंट फीस चुकाने के बाद हर महीने के आखिर में मेरी जेब में 4000 रुपए आते थे, जो कि बहुत बड़ी रकम नहीं थी। 1 साल बाद ओरेगॉन का रियल एस्टेट मार्केट मंदी से उभर आया और बढ़ने लगा, जिसकी वजह से उसके बायर्स बढ़ गए। मैंने उस छोटे से घर को कैलिफोर्निया से आए एक यंग कपल को 95 लाख रुपए में बेच दिया, यानी कि 95 लाख रुपीज में, जिन्हें यह बहुत सस्ता सौदा लग रहा था। इस सौदे में लगभग मुझे 40 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ, जो मैंने 1031 के टैक्स फ्री एक्सचेंज में रख दिए और मैं अपने पैसे को लेकर कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने चल दिया। आई होप आपको 1031 एक्सचेंज याद होगा, जो हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि ये अमेरिका में एक लॉ है कि अगर आप एक घर को बेचकर उसके प्रॉफिट से दूसरा घर ले लेते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। एनीवेज, रॉबर्ट कहते हैं कि एक महीने में मुझे बीवर्टन ओरेगॉन में इंटेल प्लांट के पास एक 12 यूनिट का अपार्टमेंट मिल गया। उसके मालिक जर्मनी में रहते थे और उन्हें इसकी कीमत का अंदाजा नहीं था। एक बार फिर से वे इससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। मैंने 4.5 करोड़ की बिल्डिंग के लिए 3.25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। वे 3 करोड़ रुपए पर मान गए और मैंने इसे खरीद लिया और इसे 2 साल तक अपने पास रखा। फिर उसी 1031 एक्सचेंज प्रोसेस का फायदा उठाते हुए मैंने उस बिल्डिंग को 4.5 करोड़ रुपए में बेच दिया और एरिजोना फिनिक्स में एक 30 यूनिट का अपार्टमेंट खरीद लिया। तब तक हम फिनिक्स चले गए थे और वैसे भी हमें इसे बेचना था। पहले जो हाल ओरेगॉन के मार्केट का था, वही मंदी का माहौल फिनिक्स के लिए रियल एस्टेट मार्केट में देखने को मिला। फिनिक्स में 30 यूनिट की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की कीमत 8.5 करोड़ रुपए थी, जिसमें से 2.25 करोड़ यानी कि 2.25 करोड़ रुपए डाउन पेमेंट देना था। 30 यूनिटों से आने वाला कैश फ्लो 5 लाख रुपए हर महीने से कुछ ज्यादा था।
एरिजोना का मार्केट भी बढ़ने लगा और 1996 में एक कोलोराडो के इन्वेस्टर ने हमें उस प्रॉपर्टी के लिए 12 करोड़ रुपए देने का ऑफर रखा। मेरी पत्नी और मैं बेचने पर सोच रहे थे, पर हमने ये देखने का इंतजार किया कि क्या कांग्रेस कैपिटल गेन लॉ में बदलाव करेगी। अगर वो बदलाव करती है तो प्रॉपर्टी की कीमत 15 से 20% तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा हर महीने हमें 5 लाख रुपए मिलते रहना अच्छा लगता था। इस एग्जाम्पल में मुद्दे की बात यह है कि किस तरह एक छोटी रकम एक बड़ी रकम में बदली जा सकती है। एक बार फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी, मार्केट की समझ और लॉ की जानकारी होना जरूरी है। अगर लोग इन बातों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो साफ है कि वे स्टैंडर्ड सलाह को फॉलो करेंगे जो कि कहती है सेफ गेम खेलना चाहिए और सेफ इन्वेस्टमेंट पे पैसा लगाना चाहिए। सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ प्रॉब्लम यह है कि वे मौके बहुत कम प्रॉफिट देते हैं। उन्हें इतना ज्यादा सेफ बना दिया जाता है कि उनसे मिलने वाला प्रॉफिट कम हो जाता है। ज्यादातर बड़े ब्रोकरेज हाउस रिस्क भरे सौदों से बचते हैं ताकि वे खुद की और अपने कस्टमर्स की सुरक्षा कर सकें, और ये पॉलिसी की समझदारी भी है। असली हॉट डील्स नौसिखियों को नहीं दी जाती। अक्सर बेस्ट डील्स उन लोगों के लिए रखे जाते हैं जो इस गेम को अच्छी तरह से समझते हैं, और ऐसे डील्स अमीरों को और भी ज्यादा अमीर बना देते हैं। वैसे भी इस तरह के रिस्क भरे डील नौसिखियों के सामने रखना टेक्निकल रूप से गैर कानूनी यानी कि इलीगल माना जाता है, पर ऐसा भी कभी कभार होता है। मैं जितना ज्यादा पॉलिश्ड होता जाता हूँ उतने ही मौके मुझे मिलते जाते हैं। जिंदगी में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप करने का एक और फायदा ये होता है कि इससे आपके सामने ज्यादा मौके आते हैं, और आपकी फाइनेंशियल बुद्धि जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है आपके लिए ये बताना आसान होता जाता है कि कोई डील अच्छा है या बुरा। आपकी बुद्धि तुरंत एक बुरे डील को पहचान सकती है या एक बुरे डील को अच्छे डील में बदल सकती है। मैं जितना ज्यादा सीखता हूँ, और सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, मैं उतना ही ज्यादा पैसा सिर्फ इसलिए कमाता हूँ क्योंकि समय के साथ साथ मेरा एक्सपीरियंस और बुद्धि बढ़ती जाती है। मेरे कुछ दोस्त अब भी सेफ गेम खेल रहे हैं और अपने प्रोफेशन में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पर उनकी फाइनेंशियल बुद्धि डेवलप नहीं हो पाई है, जिसे डेवलप होने में बहुत समय लगता है। मेरी टोटल फिलॉसफी है कि अपने एसेट वाले कॉलम में बीज बोना। ये मेरा फॉर्मूला है। मैं छोटे पैमाने पर शुरू करता हूँ और बीज बोता हूँ। कुछ बीज उग जाते हैं और कुछ नहीं उगते। हमारे रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन में हमारे पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। ये हमारा अपना REIT यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। अब मैं आपको फेट की बात बताना चाहता हूँ कि इन करोड़ों में से कई प्रॉपर्टीज तो 5 लाख से 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से शुरू हुई थी। कैश पैसे से खरीदी गई ये प्रॉपर्टीज खुशकिस्मती से तेजी से बढ़ते मार्केट में ज्यादा वैल्यू की हो गई थी, और टैक्स से फ्री रहते हुए इन्हें खरीदा और बेचा गया था, और ऐसा कई सालों तक किया गया था। हमारा एक स्टॉक पोर्टफोलियो भी है जिसे मैं और मेरी पत्नी हमारा पर्सनल म्यूचुअल फंड कहते हैं। हमारे कुछ दोस्त हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के साथ ही बिजनेस करते हैं, जिनके पास हर महीने के इन्वेस्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा होता है। हम ज्यादा रिस्क वाली प्राइवेट कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जो अमेरिका या कनाडा में स्टॉक एक्सचेंज पर पब्लिक होने जा रही हैं। कितनी तेजी से पैसा बढ़ता है इसका एग्जाम्पल देखें। हमने कंपनी के पब्लिक होने से पहले 25 रुपए पर शेयर के रेट पर 1 लाख शेयर खरीदे। 6 महीने बाद जब कंपनी शेयर मार्केट में रजिस्टर हो गई तो उसके शेयर का प्राइस 200 रुपए पर शेयर हो गया। ये ऐसे भी ज्यादा होगा। ऐसे भी कई साल रहे हैं जब हमारे 25 लाख रुपए एक साल से भी कम के समय में 1 करोड़ रुपए बन गए हैं। अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो ये जुआ नहीं है। ये जुआ तब होता अगर आप सौदे में अपना पैसा फेंक रहे हैं और भगवान से कामयाब होने की दुआ कर रहे हैं। आपको अपने टेक्निकल नॉलेज, इंटेलिजेंस और गेम के प्रति प्रेम की जरूरत होगी ताकि रिस्क कम से कम रहे। वैसे रिस्क तो होता ही है, ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होती है जिससे आपकी सक्सेस के मौके बढ़ जाते हैं। इसी कारण जो चीज एक आदमी के लिए रिस्क भरी होती है वो दूसरे आदमी के लिए उतनी रिस्क भरी नहीं होती। यही वो बेसिक कारण है जिसकी वजह से मैं लोगों को लगातार मोटिवेट करता हूं कि वे स्टॉक, रियल एस्टेट या दूसरे मार्केट में इन्वेस्ट करने के बजाय फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करें। आप जितने ज्यादा स्मार्ट होंगे आपके सक्सेसफुल होने के मौके उतने ही ज्यादा होंगे। मैं खुद जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं उनमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है और इसलिए मैं उन्हें रिकमेंड नहीं करता हूं। मैं इस गेम को 1979 से खेल रहा हूं और मैंने इसमें काफी एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है। पर अगर आप दोबारा पढ़ेंगे कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट ज्यादातर लोगों के लिए रिस्क भरे क्यों हैं, तो आप अपनी जिंदगी को अलग अलग तरह से बना सकेंगे, जिससे 2.5 लाख रुपीज से एक साल में 10 लाख रुपीज बनाना आपके लिए कम रिस्क भरा होगा। जैसा पहले ही कहा जा चुका है कि मैंने जो लिखा है मैं आपको वैसा करने की सलाह नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि यह आसान है और संभव है। मेरा पर्सनल बेस रियल एस्टेट है। मैं रियल एस्टेट पसंद करता हूँ क्योंकि ये परमानेंट और धीमी गति से चलने वाला है। मैं सॉलिड बेस को पसंद करता हूँ। कैश फ्लो भी आमतौर पर स्टेबल ही होता है और अगर इसे अच्छी तरह से मैनेज किया जाए तो इसकी कीमतें बढ़ने की संभावना भी अच्छी होती है। रियल एस्टेट की सॉलिड फाउंडेशन होने के कारण मैं रिस्क भरे स्टॉक्स खरीदने का खतरा मोल ले सकता हूँ। अगर मुझे स्टॉक मार्केट में अच्छा प्रॉफिट होता है तो मैं प्रॉफिट पर कैपिटल गेन्स टैक्स देता हूँ और बची हुई रकम को रियल एस्टेट में लगा देता हूँ ताकि मैं और एसेट खरीद सकूं। रियल एस्टेट पर एक और बात, मैं दुनिया भर में घूमा हूं और मैंने हर जगह इन्वेस्ट करना सिखाया है। हर शहर में मुझे यह सुनने में आया है कि रियल एस्टेट को सस्ते में नहीं खरीदा जा सकता। ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। न्यूयॉर्क या टोक्यो में या शहर से थोड़ा सा दूर ऐसे शानदार मौके हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सिंगापुर में जहां अभी रियल एस्टेट की कीमतें बहुत ज्यादा चल रही हैं, ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जो चंद मिनटों की ड्राइविंग की दूरी पर हैं। इसलिए जब भी मैं किसी को ये कहते सुनता हूं कि आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, तो मैं उन्हें याद दिलाता हूं कि शायद आपको ये कहना चाहिए
कि मैं नहीं जानता कि यहाँ ऐसा कैसे किया जा सकता है। अभी तक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को आपकी आंखें नहीं देख सकती, उन्हें आपके दिमाग से देखा जा सकता है। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें यह जानने के लिए फाइनेंशियल ट्रेनिंग ही नहीं मिली होती है कि वे अपने सामने पड़े हुए मौकों को देख और पहचान सकें। मुझसे अक्सर पूछा जाता है, मैं शुरुआत कैसे करूं? पिछले चैप्टर में मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर चलने वाले 10 स्टेप्स के बारे में बताया है, पर यह हमेशा याद रखें कि आपको मजा आना चाहिए। ये सिर्फ एक गेम है। कई बार आप जीत जाते हैं और कई बार आपको एक्सपीरियंस मिलता है, पर हमेशा एंजॉय करें। ज्यादातर लोग कभी नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें हार का डर लगा रहता है। इसलिए मुझे स्कूल मूर्खतापूर्ण लगता है। स्कूल में हम ये सीखते हैं कि गलतियां बुरी बात होती हैं और गलतियों को करने के लिए हमें सजा भी दी जाती है। पर अगर हम इंसानों के सीखने के प्रोसेस पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि इंसान गलतियां करके ही सीखता है। हम गिर गिर कर ही चलना सीख पाते हैं। अगर हम कभी नहीं गिरे तो हम कभी चल भी नहीं पाएंगे। यही मोटरसाइकिल चलाने के बारे में भी सही है। मेरे घुटनों पर अब भी चोट के निशान हैं, पर आज मैं बिना सोचे मोटरसाइकिल चला सकता हूँ। यही अमीर बनने के बारे में भी सही है। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोगों के अमीर न बन पाने का मेन कारण यह है कि वे हारने से डरते हैं। जीतने वाले हारने से नहीं डरते, पर हारने वाले डरते हैं। सक्सेस की प्रोसेस का एक हिस्सा फेलियर भी है। जो लोग फेलियर होने से बचते हैं, सक्सेस उनसे बचती है। मैं पैसे कमाने को टेनिस के गेम की तरह मानता हूँ। मैं मेहनत से खेलता हूँ, गलतियां करता हूँ, गलतियां सुधारता हूँ और ज्यादा गलतियां करता हूँ, सुधारता हूँ, और इस तरह से मेरा गेम बेटर होता जाता है। अगर मैं गेम में हार जाता हूँ तो मैं नेट के पास जाकर अपने अपोनेंट से हाथ मिलाता हूँ, मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ कि अगले शनिवार को मिलेंगे। इन्वेस्टर दो तरह के होते हैं। एक, पहले और सबसे आम तरह के इन्वेस्टर वे लोग होते हैं जो एक पैकेज में इन्वेस्ट करते हैं। वे रिटेल आउटलेट में फोन करते हैं, जैसे एक रियल एस्टेट कंपनी या स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशियल प्लानर को, और फिर वे कुछ खरीदते हैं। ये एक म्यूचुअल फंड, REIT, स्टॉक या बॉन्ड हो सकता है। ये इन्वेस्ट करने का एक अच्छा, साफ सुथरा और आसान तरीका है। ये उसी तरह की खरीदारी हो गई जैसे कोई कस्टमर कंप्यूटर स्टोर में जाकर शेल्फ पर रखे कंप्यूटर को खरीद ले। दूसरी तरह के इन्वेस्टर वे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट को बनाते हैं। इस तरह के इन्वेस्टर आमतौर पर डील्स को असेंबल करते हैं, जिस तरह कंप्यूटर इंजीनियर कंप्यूटर के पार्ट्स को असेंबल करते हैं। मैं ये तो नहीं जानता कि कंप्यूटर के पार्ट्स को किस तरह असेंबल किया जाता है, पर मैं ये जानता हूं कि फाइनेंशियल मौकों के पार्ट्स को किस तरह से असेंबल किया जा सकता है। क्या मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो ऐसा कर सकते हैं। दूसरे टाइप का इन्वेस्टर ही प्रोफेशनल इन्वेस्टर होता है। कई बार तो पार्ट्स को इकट्ठा करने में सालों लग जाते हैं और कई बार वे कभी इकट्ठे नहीं हो पाते। मेरे अमीर डैडी ने मुझे दूसरे टाइप का इन्वेस्टर बनने के लिए मोटिवेट किया। यह सीखना जरूरी है कि पार्ट्स को किस तरह से असेंबल किया जाए, क्योंकि यहीं पर बड़ी जीत का मौका होता है, और अगर किस्मत आपके साथ न हो तो यहीं पर भारी नुकसान का खतरा होता है। अगर आप दूसरे टाइप के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको 3 मेन स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है। फाइनेंशियल बुद्धि के अलावा इन स्किल्स की जरूरत होती है। एक, किस तरह ऐसे मौके खोजें जो दूसरों को नहीं दिखाई देते हों। दूसरे लोग अपनी आंखों से उस मौके को नहीं देख पाएंगे, पर आप अपने दिमाग से उस मौके को देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मेरे एक दोस्त ने एक पुराना घर खरीदा जो दिखने में बुरा सा था। हर एक को हैरत थी कि उसने इसे क्यों खरीदा, पर दूसरे जो नहीं देख पाए थे और जो उसने देख लिया था वो ये था कि उस घर के साथ 4 खाली जमीन के टुकड़े भी थे। उसने एक कंपनी में जाकर पता कर लिया था। घर खरीदने के बाद उसने उसे तोड़ दिया और उन 5 प्लॉट को बिल्डर को बेच दिया। इस डील में उसे अपने प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट से 3 गुना ज्यादा पैसे मिले। उसने 2 महीने के काम में 75 लाख रुपए कमा लिए। ये बहुत ज्यादा रकम तो नहीं है, पर ये मिनिमम सैलरी से तो ज्यादा ही है, और ये टेक्निकल रूप से मुश्किल भी नहीं है। 2, पैसा किस तरह जुटाया जाए। एवरेज आदमी बैंक जाता है, और इस दूसरे किस्म के इन्वेस्टर को यह पता होना चाहिए कि कैपिटल किस तरह से जुटाया जाए और बिना बैंक जाए कितने तरीकों से पैसा जुटाया जा सकता है। मैंने सीखा है कि बिना बैंक की मदद लिए घर कैसे खरीदे जा सकते हैं। घर खरीदना जरूरी नहीं है, पर पैसा इकट्ठा करना एक इंपॉर्टेंट आर्ट है। अक्सर मैं लोगों को यह कहते सुनता हूं कि बैंक मुझे कर्ज नहीं दे रहा है या मेरे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अगर आप दूसरे किस्म के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको यह सीखने की जरूरत है, क्योंकि इसी कारण ज्यादातर लोगों की प्लानिंग ठप हो जाती है। दूसरे शब्दों में, ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए डील नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। अगर आप इस बाधा को पार कर सकते हैं तो आप ऐसे लोगों से मीलों आगे होंगे जिन्होंने इन स्किल्स को नहीं सीखा। ऐसे कई मौके आए हैं जब मैंने घर या स्टॉक या अपार्टमेंट बिल्डिंग को खरीदा है, जबकि मेरे बैंक में एक पैसा भी नहीं था। मैंने एक अपार्टमेंट हाउस को 12 लाख में खरीदा। मैंने इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि बायर और सेलर के बीच में रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट था। फिर मैंने 1 लाख का डिपॉजिट इकट्ठा किया, जिससे मुझे बाकी पैसे को जुटाने के लिए 90 दिन की मोहलत मिल गई। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं जानता था कि इसकी असली कीमत 20 लाख थी। मैंने इस पैसे को कभी भी नहीं जुटाया। इसके बजाय जिस आदमी ने मुझे 1 लाख दिए थे, उसने मुझे 50,000 रुपए भी दिए ताकि वो मेरी जगह पर आ जाए, और इस तरह वो मेरी जगह पर आ गया और मैं उस इन्वेस्टमेंट से बाहर निकल गया। इस काम में मेरे कुल 3 दिन लगे। एक बार फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप क्या खरीदते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना जानते हैं। इन्वेस्ट करना खरीदना नहीं होता है, ये नॉलेज है। 3, किस तरह स्मार्ट लोगों को ऑर्गेनाइज किया जाए। ऐसे लोग समझदार होते हैं जो या तो अपने से ज्यादा समझदार लोगों के साथ काम करते हैं या उन्हें काम पर रखते हैं। जब भी आपको सलाह की जरूरत हो तो ये पक्का कर लें कि आपका एडवाइजर समझदार हो। सीखने के लिए बहुत कुछ है और इसके इनाम भी बहुत अच्छे हो सकते हैं।
अगर आप इन स्किल्स को नहीं सीखना चाहते हैं तो आपको पहली तरह का इन्वेस्टर बनने की सलाह दी जाती है। आप जो जानते हैं वही आपका सबसे बड़ा कैपिटल है, आप जो नहीं जानते वही आपका सबसे बड़ा रिस्क है। रिस्क तो हमेशा रहता है, इसलिए इससे बचने के बजाय इसे मैनेज करना सीखें।